सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य पर आज हम सभी ब्रह्मजा वर्ग का नेतृत्व करते हुए आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1910 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय मुंशी था तथा उनके बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और सामाजिक रूप से भी कई कुरीतियां अपने चरम पर थी। उनका बचपन गरीबी और अभावों में बीता, जिनसे उन्हें समाज के निम्न तबके के जीवन को करीब से देखने का अवसर दिया। उनके पिता, जो एक मामूली डाक मुंशी थे, चाहते थे कि प्रेमचंद अपनी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन कम उम्र में ही माता पिता को खो देने के बाद उन्होंने अपने कंधों पर परिवार का पूरा बोझ ले लिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया और कई तरह के संघर्षों का भी सामना किया। यही संघर्ष उनके लेखन का आधार बने। उन्होंने अपनी कहानियों में अक्सर ऐसे पात्रों को गढ़ा जो गरीबी, ऋण और सामाजिक उत्पीड़न से जूझ रहे थे, क्योंकि इन्होंने इन अनुभवों को स्वयं भी जिया हुआ था। प्रेमचंद की कृतियों को समझने के लिए हमें उनके युग और उनकी प्रेरणाओं को समझना होगा। उन्होंने अपनी लेखनी को केवल कहानी कहने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि इन्हें सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण माना। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, कफन, पूस की रात। ये कहानियां हमारे समाज की स्थिति को दर्शाती है। इनमें सामाजिक चेतना की स्थिति वास्तविक प्रतीत होती है तथा इनमें दहेज, भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण का चित्र प्रस्तुत होता है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी को समाज सुधार का माध्यम बनाया। उन्होंने न केवल समस्याओं को दर्शाया, अपितु उनके मूल कारणों और उनके संभावित समाधानों पर भी विचार किया। उन्होंने अपनी कहानियों में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को मुखरता से उठाया। ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि वे जातिगत असमानता के कितने बड़े विरोधी थे। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण को उजागर किया और दिखाया कि कैसे गरीब किसान कर्ज के जाल में फंसकर अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। प्रेमचंद महिलाओं की शिक्षा और उनके सम्मानजनक स्थान के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और विधवाओं की समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उन्होंने समाज में फैले धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासों पर भी करारा प्रहार किया। उनका उद्देश्य था कि लोग अपनी समस्याओं को पहचानें और उनके समाधान के लिए एकजुट हों। प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन वे केवल गांधीवादी सिद्धांतों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने स्वराज को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक समानता के रूप में भी देखा। उनकी कहानियों और उपन्यासों ने आम जनता को ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के बारे में जागरूक किया। वे जनता को एकजुट होने और अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी रचनाएं पढ़कर लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान पर गर्व महसूस करने लगे। उन्होंने भारतीयता की भावना को बढ़ावा दिया। भले ही उन्होंने सीधे आंदोलनों में भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी कहानियों में अक्सर अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह के तत्वों को देखा जा सकता है। वे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करते थे। फौजी वतन का जब्त होना इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिश सरकार उनकी कलम की ताकत से कितनी भयभीत थी। यह घटना दर्शाती है कि उनका लेखन कितना प्रभावशाली था और उसने राष्ट्रवादी भावना को कितना उकसाया। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्होंने मनोरंजन से उठाकर जीवन के यथार्थ से जोड़ा। वे आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज की कड़वी सच्चाइयों को जस का तस प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने लेखन में ग्रामीण भारत और उसके लोगों के जीवन को केंद्रीय स्थान दिया। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी के बजाय आम बोलचाल वाली खड़ी बोली का प्रयोग किया, जिसमें उर्दू के शब्द भी घुल मिल गए थे। इसमें उनकी रचनाएं जनता के लिए सुलभ हो गईं। उनके पात्र अत्यंत सजीव व विश्वसनीय होते थे। वे केवल व्यक्ति नहीं थे, बल्कि किसी न किसी वर्ण या समाज की समस्या का प्रतिनिधित्व करते थे। होरी, धनिया, निर्मला, सूरदास, हल्कू, ये सभी पात्र आज भी प्रासंगिक लगते हैं।
उन्होंने अपने लेखन में ग्रामीण परिवेश, रीति रिवाजों और लोक संस्कृति का अद्भुत चित्रण किया। उनकी कहानियों का शिल्प अत्यंत सुदृढ़ होता था। वे सहजता से पाठ को कहानी में बांध लेते थे और अंत में एक गहरा संदेश देते थे। प्रेमचंद के विचार उनके साहित्यिक दर्शन और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाते थे। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसकी आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। इस विचार से उनका तात्पर्य था कि साहित्य का नाम केवल समाज या राजनीति का प्रतिबिंब बनना नहीं, बल्कि उसे राह दिखानी है। साहित्य को समाज को सही दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए। यह समाज को जागृत करता है और उसे बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करता है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारे सौंदर्य व प्रेम न उनकी साहित्य न जागृत हो, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की हिम्मत पैदा न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। यह कथन उनकी साहित्यिक कसौटी को दर्शाता है। उनके लिए साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह मानव को आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक रूप से उन्नत करने वाला होना चाहिए। ऐसे साहित्य जो व्यक्ति को निष्क्रिय बनाए या उसे सोचने पर मजबूर न करे, वह निरर्थक है। धन्यवाद। सोजे वतन का जब्त होना प्रेमचंद के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। इस घटना में उन्हें ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों से सीधे रूबरू कराया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह सत्ता को भी हिला सकती है। इस घटना के बाद उन्होंने नवाब राय, जो उनका उर्दू में लिखना को पनाम था, की जगह प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया, ताकि वे अपनी पहचान गोपनीय रख सके और ब्रिटिश सरकार की निगरानी से बच सके। यह उन्हें दृढ़ निश्चय और लेखन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस घटना ने उन्हें और अधिक परिपक्व लेखक बनाया और उन्होंने अपनी लेखनी को और अधिक धारदार बनाया। मुंशी प्रेमचंद सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक युग द्रष्टा थे, जिन्होंने अपनी कलम से समाज की आत्मा को झकझोरा। उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उस समय में थी, क्योंकि उन्होंने जिन मानवीय मूल्यों और सामाजिक समस्याओं पर लिखा, वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में मौजूद है। धन्यवाद।